हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष भार्गव, कक्षा 11वीं फिजिक्स के इस वीडियो में आज हम इकाई 3 यूनिट 3 गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन, इस पे हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ फोर्स का क्या कंसेप्ट है। ये एक अनुभव की बात है। हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु को चलाने के लिए, जो वस्तु स्थिर है उसको चलाने के लिए, और यदि कोई वस्तु चल रही है उसको रोकने के लिए, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पीड कम करने के लिए, उसकी गति की दिशा, डायरेक्शन बदलने के लिए, या किसी वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन करने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। तो जो हम ये प्रयास करते हैं, वास्तव में यही प्रयास जो है वो बल कहलाता है। तो वास्तव में बल वह बाह्य कारक है, एक्सटर्नल फोर्स, अपन एक्सटर्नल कह सकते हैं उसको, एजेंट है कार से कह सकते हैं। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या उसकी गति अवस्था में परिवर्तन कर दे, या गति की दिशा में परिवर्तन कर दे, वस्तु के आकार में या उसकी आकृति में परिवर्तन कर देता है, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो जाए, पर वो परिवर्तन नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए कोई दीवार है, हम दीवार पे बल लगाएं तो क्या वो दीवार खिसक जाएगी? नहीं। हम साधारण तौर पर यदि एक बल लगा रहे हैं तो दीवार नहीं खिसकेगी, परंतु क्या हम बल नहीं लगा रहे हैं? बल तो लगा रहे हैं। तो इसी प्रकार भी हम देख सकते हैं, कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ हम बल लगाते तो हैं पर विस्थापन नहीं होता है, या हम ये कहते हैं वो दीवार अपने स्थान से नहीं हटती है, परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो बल के हम देखते हैं क्या क्या प्रभाव दिखाई देते हैं। तो पहला तो हमने बात की है कि जो परिभाषा में है ये सारी चीज़ें, कि बल जो विराम अवस्था में है उस वस्तु को गति अवस्था में ला देती है या लाने का प्रयास करती है। उसका एग्जाम्पल्स भी आप साथ में पढ़ते देखते जाएं कि गेंद को यदि हम किक मारते हैं तो मैदान पर लुढ़कने लगती है। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल हैं उसके। साइकिल पर हम पैडल मारते हैं तो बल लगाएंगे तो घूमने लगेगा पहिया। दूसरा है बल गति अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे कोई वस्तु गति कर रही है, या हम बात करें साइकिल को हम चला रहे हैं, ब्रेक लगा दें तो क्या होगा? साइकिल रुक जाएगी। कार पर हम कार का ब्रेक लगाएंगे तो वो रुक जाएगी, या हम उस एक्सीलेटर दबाएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तीसरा है बल जो है गति की दिशा को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम बात करते हैं आप लोग यदि क्रिकेट खेलते होंगे तो आपने देखा होगा कि जब बॉलर गेंद बॉल करता है तो हम उसको बैट से हिट कर देते हैं। जब बैट से हिट करेंगे तो वो अभी हमारी ओर आ रही थी गेंद, हमने हिट किया तो वो किसी दूसरी दिशा में चली गई है। तो इस प्रकार हमने क्या किया? उसकी दिशा को बदल दिया है। तो इस प्रकार हम बल लगाकर दिशा को बदल सकते हैं। बल किसी वस्तु की आकृति या आकार में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यदि हम किसी तार पर भारी वस्तु लटका दें तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, हम गेंद को दबाएं तो वो दब जाती है, उसकी साइज बदल जाती है। अब हम बात करते हैं एक शब्द जो है इनर्शिया, जड़त्व की। हम जानते हैं कि बल लगाने से वस्तु में अपने स्थान से हट जाती है या उसको हम हटाने का प्रयास करते हैं। पर कभी आपने देखा है कि कोई वस्तु किसी स्थान पर रखी है या किसी टेबल पर कोई पुस्तक रखी है तो क्या वह अपने आप अपना स्थान बदल देगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब तक हम उस वस्तु को उठा के किसी अन्य स्थान पर नहीं रखेंगे, उसमें उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो है अपने आप से अपनी स्थिति में परिवर्तन करने में समर्थ नहीं होती हैं या असमर्थ होती हैं। तो यदि हम मान लें कोई फर्श है, उस पर गेंद लुढ़क रही है
कुछ दूरी चलकर वस्तु वो गेंद रुक जाएगी। क्यों रुक रही है? क्योंकि फर्श और गेंद के बीच में एक बल काम कर रहा है, घर्षण बल, जो उसकी गति का विरोध कर देता है। अब जो विरोध हो रहा है वही विरोध एक गुण हो जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि यदि कोई वस्तु, अगर कोई घर्षण बल काम नहीं करता तो क्या होता? वस्तु एक समान वेग से लगातार लुढ़कती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। तो जब एक समान वेग से गति कर रही है तो क्या वह अपने वेग को वो परिवर्तन करने में सक्षम है? नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु स्वतः ही अपनी स्थिति या अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है। वस्तु के इस गुण को ही जड़त्व कहते हैं। अर्थात जड़त्व क्या है? वस्तु का एक गुण है। ये वस्तु के अंतर्निहित गुण है, जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था अथवा एक समान गति अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है। इसे हम जड़त्व कहते हैं। हम देखते हैं जड़त्व की माप। वास्तव में जड़त्व को कौन मापता है, या हम जड़त्व से किसका मापन करते हैं? तो जब हम जड़त्व की माप करते हैं तो वास्तव में उसकी माप उसके द्रव्यमान से की जाती है। यदि द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व अधिक होगा, द्रव्यमान कम है तो जड़त्व कम होगा। जैसे हम बात करें, एक भारी वस्तु है, उसको धकेलना में ज़्यादा बल लगेगा और हल्की वस्तु को धकेलने में कम बल लगेगा, तो हम कह सकते हैं जो भारी वस्तु है उसका जड़त्व ज़्यादा है और हल्की वस्तु का जड़त्व कम है। अर्थात वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। ये विकल्प में भी, सही विकल्प में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे हम बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ इनर्शिया। जड़त्व के प्रकारों की बात करते हैं। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं: विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। तो पहले हम विराम का जड़त्व की बात करते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और फिर उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे हम कि यदि हमने ये पढ़ लिया, जब विराम के जड़त्व की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ हुआ कि कोई भी वस्तु जो है, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्वतः ही अपनी विराम अवस्था में या स्थिर अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, उसे हम विराम का जड़त्व कहते हैं। अर्थात यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी, ये वस्तु का गुण हो जाता है विराम के जड़त्व में। या हम ये कह सकते हैं वस्तु की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, विराम का जड़त्व कहलाता है। आप बस में बैठे होंगे निश्चित रूप से, और यदि कभी आपने महसूस किया हो तो आपने देखा होगा कि यदि बस अचानक चलने लगे तो जो व्यक्ति बैठा होता है वो एकदम से पीछे की ओर झुक जाता है, पीछे की ओर झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जब बस चलेगी तो बस का जो हिस्सा बस के साथ संपर्क में है वो गति अवस्था में आ जाएगा, परंतु जो हिस्सा बस के संपर्क में नहीं है, अर्थात हमारा कमर के ऊपर का हिस्सा, यदि हम सीट से नहीं टिके हुए हैं तो वो विराम में रहना चाहेगा, और इस स्थिति में अचानक हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि जो बस के संपर्क में था वो गतिशील हो जाएगा और संपर्क में नहीं है वो स्थिर रह जाएगा, हम अचानक पीछे की ओर गिर जाते हैं। घोड़े के अचानक चलने पर उस पर बैठा घुड़सवार पीछे की ओर गिर पड़ता है। कंबल को हम छड़ी से पीटते हैं या हाथ से हम उसको झटकते हैं तो उसमें जो धूल के कण हैं वो गिरने लगते हैं। हम देखते हैं कोई कपड़ा हमारा गंदा हो गया तो यदि हम उसको झटकाते हैं तो उसमें लगी ये धूल गिर अलग हो जाती है। तो ये भी सेम वही कारण है कि जो भाग गति अवस्था में आ गया और धूल के कण जो है विराम अवस्था में रहना चाह रहे हैं, अतः वो नीचे गिर जाते हैं। पेड़ को हिलाने पर उसमें पके फल टूट कर नीचे गिर जाना, ये भी विराम के जड़त्व का ही एक कारण है। अब हम देखते हैं गति का जड़त्व। यदि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्वतः ही अपनी एक समान गति में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, अर्थात वस्तु गति कर रही है तो वो चाहेगी हम गति करते रहें, उसकी गति अवस्था में परिवर्तन ना हो, तो इसके कारण ये जो उसका गुण है वो कहलाता है गति का जड़त्व। अब ये इसका थोड़ा अपोजिट हो गया। यदि चलती हुई बस है, उसमें अचानक ब्रेक लगा दिया जाए तो व्यक्ति कहाँ झुकेगा? अब आगे की ओर झुकेगा।
क्योंकि जो हिस्सा बस के संपर्क में था वो ब्रेक लगाने पर रुक गया, लेकिन हमारे कमर का ऊपर का हिस्सा जो बस के संपर्क में नहीं था या कम संपर्क में था, तो क्या था उससे, वो गति में रहना चाहता है और हम अचानक से आगे की ओर झुक जाते हैं। घोड़ा के अचानक रुकने पर उसमें बैठा घुड़सवार आगे की ओर गिर जाता है। जब कोई व्यक्ति जो है चलती बस से उतरता है तो वह बस की दिशा में गिर जाता है। जब बस चल रही है, अचानक कोई व्यक्ति बस से उतरे तो जैसे ही व्यक्ति के पैर जमीन पर आएंगे तो पैर तत्काल स्थिर हो जाएंगे, परंतु शरीर का जो शेष भाग है, पैरों के ऊपर का हिस्सा है, वो गति की जरूरत के कारण गति अवस्था में रहना चाहेगा और व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है। लंबी कूद का खिलाड़ी जो होता है, कूदने के पहले कुछ दूरी से आकर कुछ दूरी से दौड़ने आता है, फिर कूदने लगाता है। इससे कूदने में क्या होती है, आसानी होती है। अब देखते हैं दिशा का जड़। किसी वस्तु में उसकी गति की दिशा में परिवर्तन के विरोध का जो गुण होता है वो दिशा का जड़ कहलाता है। आपने देखा होगा चाकू या कैंची या हंसिए पे जो धार लगाते हैं, तो जब हम उसको घूमते हुए पहिए के संपर्क में लाते हैं तो चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं, और चिंगारियाँ किस दिशा में जाती हैं, स्पर्शी दिशा में जाती हैं। इसका कारण क्या है कि चिंगारियाँ गति जड़त्व के कारण स्पर्शी दिशा में निकलती हैं। वाहनों में लगा जो टायर है उसके संपर्क में जब कीचड़ आता है तो वो वाहनों के पहिए के ऊपर लगा जो मडगार्ड होता है उस पर लग जाता है, क्योंकि क्या होता है कि टायरों के संपर्क में आया कीचड़ के कारण, जड़त्व के कारण पहिए की स्पर्शी दिशा में गति करके वाहन चालक को गंदा कर सकते हैं। तो टायरों के ऊपर हम मडगार्ड लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, जो कीचड़ के कणों को रोक जाता है और जिससे वाहन का चालक गंदा नहीं हो पाता है, उस पर कीचड़ नहीं गिर पाता है। जब किसी वाहन को यदि हम किसी मोड़ पर तेज़ी से मोड़ दें तो उसमें बैठा हुआ जो यात्री होगा, व्यक्ति होगा, वो बाहर की ओर झुक जाता है। उसका कारण भी यही है कि जब वाहन एकदम से मोड़ा जाता है तो दिशा जड़त्व के कारण पहले वाली दिशा में ही वो व्यक्ति गतिमान रहना चाहता है, क्योंकि वाहन मुड़ चुका है, पर व्यक्ति उसी दिशा में गतिमान रहने के कारण वो टकरा जाता है और हमें ऐसा लगता है कि मोड़ से केंद्र की ओर वो बाहर की ओर झुक जाता है। तो यहाँ पर एक आभासी बल का भी अनुभव होता है, जिसे हम अपकेंद्री बल कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के नियम। सर आइजैक न्यूटन जो थे, उन्होंने जड़त्व संबंधी जो कार्य था वो गैलीलियो ने दिया था, और आइजैक न्यूटन ने उसका डिटेल में स्टडी की और उन्होंने 3 नियमों को प्रतिपादित किया, जिन्हें हम न्यूटन की गति के नियम कहते हैं। पहला जो नियम है वो जड़त्व के नियम पर आधारित है कि जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी और जो वस्तु गतिमान है वो गतिशील ही रहेगी, उसी दिशा में गति करती रहेगी, उसी वेग से, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। सेकेंड लॉ है जो न्यूटन का गति का, वो है संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुपाती होती है, और यह परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो संवेग में परिवर्तन की दर अर्थात समय के साथ कितना संवेग में परिवर्तन हो रहा है वो लगाए गए बल के अनुपाती होती है, और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। तीसरा नियम है प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम यदि किसी स्प्रिंग को दबाएंगे तो स्प्रिंग भी हमारे ऊपर उतना ही विपरीत दिशा में बल लगाती है। अब हम सबसे पहले संवेग पढ़ लेते हैं, मोमेंटम पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसका उपयोग आगे होना है। तो कोई गतिमान वस्तु का जो संवेग है वास्तव में क्या है, वो उसकी गति की मात्रा की माप है। अर्थात वस्तु में जो गति हो रही है उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए या उसकी गति को समाप्त करने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है। जो संवेग है वो 2 बातों पर निर्भर करता है, मुख्य रूप से द्रव्यमान पर और वेग पर। यदि द्रव्यमान समान द्रव्यमान है या विभिन्न द्रव्यमान हैं, उनकी वस्तुएं समान वेग से गतिशील हैं, तो अधिक द्रव्यमान की वस्तु को रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। और यदि समान द्रव्यमान की वस्तुएं अलग अलग वेगों से गतिशील हैं तो अधिक वेग वाली वस्तु को रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है।
इसका हम आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे। पहले हम संवेग की परिभाषा देख लेते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम उसका संवेग कहते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। यदि m द्रव्यमान वाली वस्तु है और वो v वेग के परिमाण से गति करे तो संवेग का परिमाण हो जाएगा p = mv। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं सदिश रूप में, वेक्टर p = mv। इसका मात्रक हो जाएगा, यदि हम CGS मात्रक देखें तो CGS मात्रक में आएगा फिर द्रव्यमान का मात्रक गुणा वेग का मात्रक। CGS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है और वेग का मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तो ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। और SI पद्धति में हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं तो mLT-1। m द्रव्यमान का अभिमि सूत्र हो गया और वेग का अभिमि सूत्र हो गया LT-1, तो mLT-1। ये संवेग जो है एक सदिश राशि है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन जो होती है, दिशा जो होती है, वेग की दिशा के ही अनुदिश होती है। अब हम संवेग से संबंधित दो तथ्य देखते हैं, दो फैक्ट्स की हम बात करते हैं। यदि दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान हैं तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है। ये हमें सिद्ध करना है। हम यहाँ ध्यान दें कि वस्तुएं समान वेग से गतिशील हैं, अर्थात दोनों वस्तुओं का वेग समान है, परंतु दोनों के भार अलग अलग हैं, द्रव्यमान अलग अलग हैं। तो हम मान लें कि भारी वस्तु का द्रव्यमान m1 है और हल्की वस्तु का द्रव्यमान m2 है। दोनों समान वेग v से गतिमान हैं, दोनों समान वेग v से गतिमान है क्योंकि वेग समान है। तो भारी वस्तु का संवेग p1 = m1v हो जाएगा और हल्की वस्तु का संवेग p2 = m2v हो जाएगा। क्योंकि दोनों के वेग समान है इसलिए दोनों स्थान पर v लिया हुआ है। हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो P1/P2 = m1 v/m2। v से v कैंसिल हो जाएगा, तो P1/P2 हो जाएगा m1/m2। अतः हम समीकरण 3 में चूँकि हम देख रहे हैं यदि m1 m2 से बड़ा है तो निश्चित रूप से P1 P2 से बड़ा होगा। क्योंकि ऊपर m1 है तो m1 बड़ा है तो सामने P1 भी बड़ा होगा। तो इससे क्लियर हो रहा है कि यदि m1 m2 से बड़ा है तो P1 P2 से बड़ा होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समान वेग से गतिमान होने पर भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है, क्योंकि हमने यहाँ माना था कि भारी वस्तु का संवेग क्या था, भारी वस्तु का द्रव्यमान था m1 और हल्की वस्तु का द्रव्यमान m2 था। तो यदि द्रव्यमान अधिक होगा तो संवेग भी अधिक होगा। यदि कार और एक स्कूटर दोनों समान वेग से गतिशील है तो कार का संवेग स्कूटर के संवेग से अधिक होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हम संवेग समान करेंगे। जब हम संवेग समान है तो इस स्थिति में हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होता है। यदि दोनों वस्तुओं के संवेग समान हैं तो हल्की वस्तु का वेग जो है वो भारी वस्तु के वेग से अधिक होता है। हम मान लें कि वस्तु का द्रव्यमान m1 है भारी वस्तु का और वेग v1 है, तब इसका संवेग कितना हो जाएगा, P1 = m1v। जब हल्की वस्तु का द्रव्यमान m2 माने और वेग v2 माने तो P2 हो जाएगा m2v2। चूँकि दोनों के संवेग बराबर हैं अर्थात P1 = P2 है, हम बराबर कर देंगे तो m1v1 = m2v2। हाँ, m1/m2 निकालें तो v2/v1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि चूँकि हम पहले ही मान के चले हैं कि द्रव्यमान m1 जो है द्रव्यमान m2 से ज़्यादा है, तो m1 > m2, तो m1 के सामने बराबर के ऊपर बराबर में सामने ऊपर की ओर v2 लिखा हुआ है। जब m1 बड़ा होगा तो निश्चित रूप से v2 बड़ा होगा। तो m1 > m2 अतः v2 > v1। तो हम ये कह सकते हैं कि संवेग समान होने पर हल्की वस्तु का वेग जो होगा वो भारी वस्तु के वेग से अधिक होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप एग्ज़ाम में भी आ सकता है, आपसे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे सकते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं उसमें न्यूटन के नियम क्या हैं और साथ में संवेग किसे कहते हैं, उसकी दिशा क्या होती है, ये विकल्प में भी पूछा सकता है, और संवेग के दोनों कॉन्सेप्ट ये एग्ज़ाम में पूछे सकते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।